फॉरेन एक्सचेंज, जिस रेट पे आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। पिछले क्लास हमने ये भी पढ़ा था कि कौन से दो मार्केट है वहाँ डिटरमाइन होता है, एक होता है फ्लेक्सिबल और एक होता है फिक्स्ड। सब फ्लेक्सिबल मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे मार्केट के फोर्सेस दैट इज डिमांड और सप्लाई डिसाइड करते हैं कि एक्सचेंज रेट क्या होता है, और जहाँ डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं गाइस, कम ऑन, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। क्या बोलते हैं उसको? इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। अब इस रेट के ऊपर रेट होता तो सिचुएशन हो जाती है एक्सेस सप्लाई, और उस रेट के नीचे होता है तो एक्सेस डिमांड, वापस इक्विलिब्रियम पे ला देता है। फिर हमने ये पढ़ा कि सर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बाद हमने पढ़ा व्हाट डू मीन बाय डेप्रिसिएशन एंड व्हाट डू मीन बाय अप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एक्सचेंज रेट का बढ़ना, और अप्रिसिएशन का मतलब होता है एक्सचेंज रेट का बढ़ना मतलब यू आर पेइंग मोर INR टू ऑब्टेन $1, और अप्रिसिएशन मतलब यू आर पेइंग लेस INR टू ऑब्टेन $1। तो DD याद करना, डेप्रिसिएशन का कारण या तो डिमांड ज़्यादा किस चीज़ की, फॉरेन करेंसी, और यहाँ पे डिमांड कम, सप्लाई ज़्यादा। इज दैट क्लियर? ये हमने लास्ट पढ़ा था, डेप्रिसिएशन एंड अप्रिसिएशन। यहाँ तक ही पढ़ा था या इसके आगे कुछ किया था हमने? हाँ, यस, वेरी गुड। कब हम डिमांड करते हैं और कब हम सप्लाई करते हैं? तो हम डिमांड कब करते हैं और हम सप्लाई कब करते हैं? हम जनरली USD की डिमांड तब करते हैं जब हमें USD किसी को पे करना हो। तो अगर हमें पे करना हो किसी को USD, तो उसका डिमांड करेंगे कौन से मार्केट में जाके? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उसका हम क्या करेंगे? डिमांड, है ना? और राइट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हम डिमांड करते हैं क्योंकि हमें USD पे करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमें इंपोर्ट हो तो हमें USD पे करना होता है, बाहर इन्वेस्टमेंट करना हो तो भी पे करना है। तीसरा हमने क्या कहा था? हमें इंपोर्ट करना हो, इन्वेस्टमेंट बाहर करना हो, डोनेशन बाहर देना हो, फैक्टर पेमेंट्स करना हो, इन सब में हम यहाँ पे ये करते हैं। अच्छा गाइस, सप्लाई कब करते हैं USD की? अगर हमें हमें USD आ रहा है तो जाओ और मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उसका क्या करोगे? सप्लाई। फॉर एग्जांपल हम एक्सपोर्ट करते हैं तो USD आ रहा है, हम बोरोइंग्स करते हैं USD आ रहा है, हम बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है तो USD आ रहा है। ये सब जाके मार्केट में जाके क्या करोगे तुम? उसका सप्लाई। इज दैट क्लियर? ये हमने लास्ट किया था, और आज हम करने वाले हैं दूसरे मार्केट के बारे में बात, जो कि है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। आज जो हम जिस मार्केट की बात करने वाले हैं इस मार्केट का नाम है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। सर क्या होता है ये फिक्स एक्सचेंज रेट? फिक्स एक्सचेंज रेट मतलब सर ये वो एक्सचेंज रेट है, जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने वाला कौन होता है बताइए? गवर्नमेंट डिसाइड करता है या तो कोई अथॉरिटी जो है वो डिसाइड करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं गाइस, कम ऑन, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। जैसी नाम समझा, इसका जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब ये होने वाला है कि ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं गाइस, कम ऑन, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ओके, जब हम फिक्स एक्सचेंज रेट होता है तो इसके अंदर पुराना एक सिस्टम हुआ करता था, वो था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। क्या है सिस्टम का नाम? गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। इस सिस्टम का नाम क्या है? राइट। तो इस सिस्टम में क्या होता था? इस सिस्टम में क्या है, देखो बेसिकली सभी कंट्री ने डिसाइड किया कि कैसे डिसाइड करे भाई हमारे देश का एक्सचेंज रेट। तो सभी देश ने कहा कि देखो दुनिया भर में एक ऐसी करेंसी है जो हर जगह एक्सेप्टेड है, वो क्या है? गोल्ड। तो भाई जिसकी पास गोल्ड ज़्यादा उसकी करेंसी की वैल्यू भी ज़्यादा, और जिसके पास गोल्ड कम उसकी करेंसी की वैल्यू भी कम। तो भाई सबको पहले बोला आप दिखा लो आपके पास कितना गोल्ड पड़ा है, राइट। तो हर एक कंट्री को कहा गया कि आप अपनी करेंसी को किस फॉर्म में डिटरमाइन करो? गोल्ड के फॉर्म में, क्योंकि वी विल वैल्यू योर करेंसी बेस्ड ऑन गोल्ड। सो गोल्ड विल बी द कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी। क्या बोला मैंने? गोल्ड विल बी द कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी। कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में जो कंपैरिजन होगा, पैरिटी मतलब कंपैरिजन, वो क्या बेसिस पे होगा गाइस, कम ऑन, गोल्ड के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल अगर यूएस के पास 1000 kg गोल्ड है और इंडिया के पास खाली कितना kg गोल्ड है, अज्यूम करो 100 kg, तो भाई ज़्यादा सुपीरियर कौन है? तो करेंसी की वैल्यू भी ज़्यादा किसकी होगी? यूएस की होगी। अब अज्यूम करो कि इस 1000 kg के सामने हमने खाली 10 नोट प्रिंट की, यूएसडी ने कितनी नोट प्रिंट की? तो एक नोट की वैल्यू कितनी है?
100 kg गोल्ड, है ना, और इंडिया ने भी 10 नोट प्रिंट की, तो इंडिया के एक नोट की वैल्यू कितनी है? 10 kg, है ना, यहां तक कोई डाउट? उनके एक नोट की वैल्यू 100 kg, हमारे एक नोट की वैल्यू, तो उनकी नोट हमसे कितना गुना ज्यादा है, तो यहीं से रेट निकल जाता है 1 USD इज इक्वल्स टू 10 INR। इस तरह से पहले रेट डिटरमाइन हुआ करता था, और इसको हम कौन सा रेट कहते हैं इसका मान? गोल्ड स्टैंडर्ड। जहां हर करेंसी को कहा गया, हर कंट्री को कहा गया कि आपकी करेंसी की वैल्यू आप किस फॉर्म में डिटरमाइन करो? गोल्ड। तो वैल्यू ऑफ वन करेंसी in terms of other currency will be determined based on your gold value, right? तो गाइस गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट क्या हुआ करता था? सर ये वो सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट है जहां गोल्ड यूज्ड टू बी द कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी, कॉमन यूनिट ऑफ कंपैरिजन, इसको बोलते हैं कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी, जहां हर एक कंट्री को कहा गया कि डिफाइन योर करेंसी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, then the value of one currency will be determined in terms of other based on your gold value। गाइस समझ आया? इस सिस्टम को कौन सा सिस्टम कहते थे? गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। इसके अंदर कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी क्या है? हर कंट्री को क्या कहा गया? आपकी करेंसी को किस फॉर्म में वैल्यू करो? तो वैल्यू ऑफ वन करेंसी विल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द अदर करेंसी, वैल्यू ऑफ वन करेंसी इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी बेस्ड ऑन गोल्ड वैल्यू। इज दैट क्लियर? इसके बाद आया एक और सिस्टम, इसको बोलते हैं ब्रेटन वुड सिस्टम। सर ये सिस्टम क्यों आया? आज समझो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम है तो घटिया सिस्टम, फिर भी अगर इंडिया को हर एक के साथ रेट डिटरमाइन करना है तो हर कंट्री के साथ बैठना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा आपके पास कितना गोल्ड है, हमारे पास कितना गोल्ड है, और फिर एक रेट डिसाइड होगा। इमेजिन करो देर आर 212 कंट्रीज, अब 212 कंट्रीज के साथ बैठ के मैं डिटरमाइन करूं क्या होगा? तो सभी कंट्री ने कहा कि चलो एक जगह पे मिलते हैं, इंस्टेंट हर एक जन एक एक जन को मिलने जाए, और ऐसा थोड़ी कि इंडिया को खाली एक कंट्री, ऐसे 192, वैसे हर कंट्री को इतने लोगों से मिलना है, ऐसा करते एक जगह पे मिलते हैं। इस जगह का नाम क्या है? ब्रेटन वुड। और कहा गया कि आपकी जो करेंसी, जैसे इंडिया की इंडियन रुपी, दुबई की दिराम, पाकिस्तान की पाकिस्तान रुपी, जापान की येन, सभी को कहा गया कि हम सब मिलके अपनी करेंसी की वैल्यू किससे कंपेयर करेंगे? यूएस डॉलर से। और यूएस डॉलर को फिर किससे कंपेयर करेंगे? गोल्ड से एट फिक्स प्राइस। मतलब अल्टीमेटली कंपैरिजन तो क्या बेसिस पे हो रहा है? गोल्ड के बेसिस पे हो रहा है। बस ये हो गया कि इससे फायदा क्या हो जाएगा? कलेक्टिवली सबने मिलकर डिसाइड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के पास कितना गोल्ड था? 100 kg। तो और हमारे इनके पास कितना था? 1000। तो भाई रेट क्या निकल आ गया? 1 USD इज 10 INR। क्लियर? समझो जापान के पास 500 kg गोल्ड है, तो भाई इनका 1 USD कितना हो जाएगा? 2 येन। सबने मिलकर डिसाइड किया है। अरे 1 USD 2 येन हुआ ना, 2 गुना है ये तो है। तो इन दोनों को कंपेयर करो, 1 USD 10 INR 2 येन, तो 10 INR इज इक्वल्स टू 2 येन, तो 1 येन की वैल्यू कितनी हो गई? 5 INR। तो भाई सबने मिलकर डिसाइड कर लिया, इंटर करेंसी रेट भी डिटरमाइन हो गई। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं बताइए? ब्रेटन वुड। जहां पे डिफरेंट करेंसीज आर कंपेयर्ड विद व्हाट, एंड यूएस डॉलर इज कंपेयर विद 8। अल्टीमेट कंपैरिजन अभी भी क्या बेसिस पे हो रहा है? गोल्ड के बेसिस पे हो रहा है। गोल्ड इज स्टिल द कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी, राइट? बस इसमें क्या था कि ये जो करवाया है वो किसने करवाया था? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF ने करवाया था। और क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने करवाया था, अब दुबई वाला बोलेगा कि देखो भाई मेरी गोल्ड की जो क्वालिटी है वो तुम्हारी कंट्री से थोड़ी कंपेयर हो सकती है, मेरी क्वालिटी सुपीरियर क्वालिटी है। तो ऑटोमेटिकली थोड़े एडजस्टमेंट्स अलाउ होते हैं कि भाई आपकी क्वालिटी थोड़ी बढ़िया है तो रेट को थोड़ा और कम कर देते हैं। समझ आया? तो ये एडजस्टमेंट खाली कौन अलाउ करता था बताइए? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं इसका मान? ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। जहाँ हर एक करेंसी को हम किससे कंपेयर करेंगे? यूएस डॉलर को किससे कंपेयर करेंगे? तो अल्टीमेट कंपैरिजन आज भी क्या है? बस इसमें थोड़ा क्या अलाउड था? एडजस्टमेंट। पर वो एडजस्टमेंट भी कौन अलाउ करेगा? IMF। इसके पहले वाला सिस्टम क्या था बताइए? गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या क्या आ गया कि हर कंट्री को हम कंपेयर करेंगे बेस्ड ऑन गोल्ड।
तो गोल्ड यूज टू बी द कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी। हर कंट्री को कहा गया कि आप अपनी करेंसी की वैल्यू को डिटरमाइन करो इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। तो अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन योर गोल्ड वैल्यू। समझ आया? फिर दूसरा सिस्टम कौन सा था बताइए? ब्रेटन वुड सिस्टम। क्या ये दोनों सिस्टम समझ आया? ये दोनों सिस्टम किसके अंदर आता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी डिसाइड कर रहा है, ना कि कोई मार्केट। सर ये तो सब 1940s और 1950s में था। फिर क्या आ गया बताइए? फ्लेक्सिबल मार्केट। और फिर सब कुछ कौन डिटरमाइन करता है? मार्केट के फोर्सेस। इज दैट क्लियर? क्या यहां तक समझ आया? नहीं नहीं, न्यूमेरिकल्स नहीं आते, इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। ब्रेटन वुड और गोल्ड से किसके? फॉरेन एक्सचेंज के। अगर करवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, लेके तो आ सकते हो क्वेश्चन। अरे यार मुझे तो पता है ना क्या क्वेश्चंस होते हैं। आप क्वेश्चन लेके आओ ना, मैं करवाऊंगा ना यहाँ। ओके गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीवैल्यूएशन। ये भी किसके अंदर आता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब ये क्या चीज सर? सर जब फ्लेक्सिबल मार्केट हुआ, क्योंकि पहले तो गोल्ड स्टैंडर्ड था, फिर क्या आया? ब्रेटन वुड। फिर जब फ्लेक्सिबल मार्केट में आया और फिर भी किसी गवर्नमेंट को अपना रेट खुद डिसाइड करना, तो फिर वो क्या तरीका होता है? डीवैल्यूएशन। सर अब ये क्या चीज है समझो। जब मार्केट फ्लेक्सिबल आया और मार्केट ने एक रेट डिसाइड किया, मार्केट ने क्या डिसाइड किया सर? ये डिमांड, ये सप्लाई, और रेट डिटरमाइन किया लेट्स से 60। तो आपका 60 जो है वो रेट किसने डिटरमाइन किया बताइए? मार्केट ने। डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से गवर्नमेंट आती है और बोलती है नहीं, मुझे 1 USD का रेट डिसाइड करना है, इट शुड बी 80 INR। पहला सवाल तो ये है, भाड़ में गया सर एक्सचेंज रेट, सरकार बढ़ा क्यों रही है रेट? अपनी ही करेंसी को कौन डिवैल्यू करता है? नाउ टेल मी गाइस, फर्स्ट रीजन व्हाई अ कंट्री विल डीवैल्यू इट्स करेंसी। जब मार्केट 60 बोल रहा है, मुझे क्यों 80 में लेना है US$? इन्वेस्टमेंट्स है। और सर सबसे बड़ा कारण है कि इससे दो चीजें की फायदे होता है। एक, हमारे देश में बहुत सारा क्या बढ़ जाता है? एक्सपोर्ट्स। सर कैसे? समझाता हूं। सपोज एक प्रोडक्ट है ये, और ये अज्यूम करो 500 रुपए का है। कितने का है? एंड 1 USD इज 50 INR। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 1 USD कितना है बताओ? 50 INR। और ये 500 रुपए का है, तो कितना डॉलर दोगे? $10। इतना पता चला, 500/50, $10 दोगे ये एक रिमोट के लिए। भाव अभी भी वही है, 500 रुपए। बस सरकार ने ना 1 USD का रेट 50 नहीं करके 100 कर दिया, अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दी। समझ आया? जो पहले 1 USD कितना था बताइए? 50 INR। गवर्नमेंट क्या बोलता है रेट अब कितना होगा? 100 INR। सवाल है कि जैसे ही 100 INR हो गया, अब यही रिमोट जो 500 रुपए का है, तुम्हें कितने में पड़ रहा है? $5 में। जो पहले $10 में पड़ता था, वो अब आपके लिए कितना में पड़ रहा है? $5। क्या प्राइस चेंज की मैंने? नहीं, तुम्हारे लिए सस्ता पड़ गया। और तुम्हारे लिए सस्ता पड़ेगा तो ऑब्वियसली मेरा क्या बढ़ेगा? मेरे लिए बढ़ेगा मेरा एक्सपोर्ट्स। है समझ? ऑब्वियसली हमारे लिए बाहर के प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे तो इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। दूसरा, बहुत सारा फॉरेन डायरेक्ट क्या आएगा? क्योंकि इंडिया में इन्वेस्ट करना सस्ता है। पहले इंडिया में $1 के बदले 50 मिलता है, अब इंडिया में $1 के बदले 100 मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट करना सस्ता हो जाएगा। तो ये कारणों की वजह से अपनी करेंसी डीवैल्यू होती है। सर ये तो समझ गया, प्रैक्टिकली इंडिया ने कभी किया है क्या? हाँ, और हमने पढ़ा भी है। 1991 under liberalization there was a reform called foreign exchange reforms, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमने अपनी करेंसी को पहले क्या कर दिया था? डीवैल्यू। डीवैल्यू करने से हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ा, देश में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा, और हमारे पास बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आए। अब कैसे आए वो ध्यान से सुनना। आया समझ कि डीवैल्यू क्यों करते हैं? चाइना हर साल अपनी करेंसी, बहुत सालों तक अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर रहा है। क्यों कर रहा है? एक तो उनके प्रोडक्ट वैसे ही सस्ते हैं, और डीवैल्यू करके और सस्ते कर रहे हैं ताकि दुनिया भर में वो क्या कर सके बताओ?
एक्सपोर्ट्स। पर डीवैल्यू होगा कैसे? लेट्स से गवर्नमेंट ने क्या रेट डिसाइड किया बताइए? 60। तुम बायर हो, मैं सेलर हूँ, हम दोनों ने मिलकर क्या रेट डिसाइड किया था? 60। कितना? 60। सडनली गवर्नमेंट बोलता है रेट कितना है, क्या मार्केट रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियसली रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा? मैं सेलर हूँ, मेरे तो मजे ही मजे, मेरी सप्लाई क्या हो जाएगी बताइए? बढ़ जाएगी। पर तुम बायर हो, तुम खुश होंगे क्या? तुम अपनी डिमांड को क्या कर दोगे? कम। और सिचुएशन क्या हो जाएगा पता है? एक्सेस सप्लाई। देखो, गवर्नमेंट रेट डिसाइड करने की अथॉरिटी है, बाई या सेल करने की जो चॉइस है वो तुम्हारी और मेरी है। तुम्हें बाई करना है कि नहीं करना है वो तुम डिसाइड करोगे, मुझे सेल करना है कि नहीं करना है वो मैं डिसाइड करूंगा। और जब गवर्नमेंट ने रेट 80 डिसाइड किया और सिचुएशन क्या है मार्केट में, तो भाई मैं क्या करूंगा? चाहे गवर्नमेंट कुछ भी रेट डिसाइड कर ले, ब्लैक मार्केट में तो वापस कितने में बिकेगा? 60 में ही बिकेगा। हाँ या ना? क्योंकि तुम खरीदने वाले नहीं हो और मैं बेच नहीं पा रहा हूं, तो फिर मुझे अपने रेट को क्या करना पड़ेगा? कम। सी मार्केट विल रिएक्ट, चाहे गवर्नमेंट कोई भी रेट डिसाइड करे। तो गवर्नमेंट कैसे रेट मेंटेन करेगा? 80 क्या तरीके से रेट मेंटेन करूं फिर? वेरी गुड। सारा एक्सेस सप्लाई कौन बाई करेगा फिर? गवर्नमेंट। और सब कितने पे बाई करेगा वो? और इससे सरकार के क्या बढ़ जाएंगे? ऐसा समझ। तो अगर आपको वो रेट मेंटेन करना है तो फिर सारा एक्सेस सप्लाई कौन बाई करेगा? गवर्नमेंट। तुम नहीं खरीदोगे तो सरकार खरीद रहा है, तो रेट क्या मेंटेन होगा बताइए? 80। ऐसा समझ। इसको क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन, डी वैल्यूएशन। तो डी वैल्यूएशन में बेसिकली अगर मुझे डी वैल्यूएशन को किससे कंपेयर करना है? किससे बताओ? डेप्रीसिएशन। तो कहना इससे दोनों में एक्सचेंज रेट बढ़ता है, दोनों में एक्सचेंज रेट बढ़ता है, हाँ या ना? पर यहां पे डिवैल्यूएशन बिकॉज ऑफ द डेलिब्रेट एक्शन बाय गवर्नमेंट, है ना? और यहां पे बिकॉज ऑफ मार्केट के कौन से फोर्सेस? डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। इज दैट क्लियर? इस डिमांड में क्या कम होगी? कुछ नहीं कम होगी। हाँ तो सारा गवर्नमेंट ने खरीद लिया ना, डिमांड तो रेट में हो गया ना उतना। इसमें होगा क्या? सरकार के क्या बढ़ेंगे? फॉरेन एक्सचेंज। इसमें देर विल बी नो चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्या समझ आया? तो गाइस एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट डू मीन बाय डिवैल्यूएशन? इट इज अ डेलिब्रेट एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट, इट इज एन डेलिब्रेट एक्शन taken by the government to increase the exchange rate above the equilibrium exchange rate. When such rate will be maintained, there will be a situation of excess supply. Such excess supply has to be absorbed by the government, otherwise the rate will be automatically reaches to what? Equilibrium exchange rate. जैसी सरकार वो सारा एक्स्ट्रा अब्जॉर्ब कर लेगा, सरकार का क्या बढ़ जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। एग्जाम में पूछते हैं सर करेंसी डीवैल्यू करते क्यों है? एक तो फर्स्ट कारण क्या है? एक्सपोर्ट्स। दूसरा कारण एफडीआई। तीसरा इंपोर्ट कम हो जाएगा। तो भाई सब बड़े रीज़न बेटर है और इससे सरकार के रिजर्व्स भी बहुत सारे बढ़ जाएंगे। हमने भी किया था 1991 में। इसका ऑपोजिट क्या होगा? रिवैल्यूएशन वर्सेस अप्रिसिएशन। सर अब ये रिवैल्यूएशन क्या चीज़ है? ये हमारा डिमांड है, ये हमारा सप्लाई है, और मार्केट ने क्या रेट डिटरमाइन किया था? लेट्स से 60। सडनली गवर्नमेंट बोलती है नहीं नहीं मेरी करेंसी की वैल्यू क्या है बताइए? कौन खुश होगा और कौन खुश नहीं होगा? बायर बड़े मजे ही मजे, सप्लायर बोलेगा भाड़ में जाए मैं तो नहीं बेचूंगा इसमें। तो सरकार बोलता, सरकार रेट डिसाइड कर सकता है, मेरी बेचने के तो डिसीजन मेरा ही है। तो डिमांड बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ेगा नहीं, और सिचुएशन क्या हो जाएगा बताइए? एक्सेस डिमांड। अब क्या करेगा गवर्नमेंट? गवर्नमेंट देगा फिर, और क्या? वो सारी जो एक्सेस सप्लाई है वो कौन, एक्सेस डिमांड है उसको फुलफिल कौन करेगा? गवर्नमेंट कर देगा। गवर्नमेंट बोलेगा मैं दूंगा तुझे 55 में, क्यों टेंशन लेता है? तो रेट वापस क्या रेट मेंटेन हो जाएगा? 55। सो रिवैल्यूएशन मतलब एक्सचेंज रेट को गिराना। किसकी वजह से बताइए? ड्यू टू डेलिब्रेट एक्शन बाय
गवर्नमेंट। क्या सिचुएशन हो जाएगी? जो सप्लाई कौन करेगा, जिसकी वजह से सरकार के रिजर्व्स क्या हो जाएंगे? अब कोई भी कंट्री अपनी करेंसी को कभी रीवैल्यू नहीं करती। सर क्यों नहीं करती? पहला, आपका क्या कम हो रहा है? रिजर्व। दूसरा, आपका देश का एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, क्योंकि अब प्रोडक्ट आपके लिए महंगा हो जाएगा, देश में एफडीआई कम। तीसरा, आपके देश के इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। आप ऐसा चाहते हो कि आपका देश दूसरों पे डिपेंडेंट रहे? चलो इसको समझाता हूँ, एग्जाम्पल है। अज्यूम करो आज आईफोन 17 अल्ट्रा है ना, 7 प्रो अल्ट्रा, क्या बोलते हैं 17, हाँ प्रो मैक्स अल्ट्रा जो भी, हाँ 17 प्रो मैक्स, माय बैड। तो 17 प्रो मैक्स 1.5 लाख का अज्यूम करो, और तुम्हें पड़ रहा है वो 1 USD 100 INR है, और 1.5 लाख का फ़ोन है यूएस में, तो तुम्हें कितने में पड़ रहा है? नहीं, इसको अज्यूम करो कि वो फ़ोन $1500 का है, तो तुम्हें कितने में पड़ रहा है? 1.5 लाख, है ना? आज सुबह मोदी जी आते हैं और बोलते हैं, भाई और बहनों, आज से $1 का रेट 100 नहीं 50 है। बताओ, यही प्रोडक्ट 50% डिस्काउंट में बाहर में गया, देश भर भर के इंपोर्ट करोगे, क्या चीज़ का? एप्पल फोन। इमेजिन करो कितना रिजर्व्स खरीद जाएंगे। तुम तो आईएनआर में पैसा दोगे, सरकार को किस में से देना पड़ेगा? रिजर्व में से। कहाँ से लाऊं इतना रिजर्व? समझ आया? राइट। कोई भी कंट्री अपनी करेंसी को रीवैल्यू नहीं करती अनलेस बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में हो, आप जैसे वेनेजुएला में। अब वेनेजुएला में क्या हो गया कि गाइस, वेनेजुएला में ऐसा हो गया कि उनकी करेंसी जो है वो ख़त्म हो गई है। अब क्यों ख़त्म हो गई मैं समझाता हूँ। समझो तुम वेनेजुएला से हो और मैं, राइट, तुम मुझसे ट्रेड करते हो, ठीक है? तुम्हें मेडिसिन चाहिए, मुझसे ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे देश में कुछ नहीं बनता। ना तुम्हारे देश में मेडिसिन बनता है, ना तुम्हारे देश में दवा खाने पीने की चीज़ें बनती है, ना तुम्हारे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स बनते हैं, तुम्हारे में कुछ नहीं बनता। तो तुम्हें सब चीज़ किससे इंपोर्ट करनी होगी, और इंपोर्ट करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? किस फॉर्म में चाहिए पैसा? US डॉलर। अच्छा, तुम US डॉलर के बदले मुझे क्या दोगे? वेनेजुएला की करेंसी। अच्छा, उस वेनेजुएला की करेंसी से मैं क्या लेता हूँ आपसे? सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़, वो है आपके देश का क्रूड ऑयल, क्योंकि आपका देश दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व होल्डर है किस चीज़ का? क्रूड ऑयल का। तो मैं आपकी वेनेजुएला करेंसी एक ही पर्पज़ के लिए लेता हूँ, और वो क्या है? क्रूड ऑयल। अब समझ आ गया? तो सिंपल सा रेट चलता है भाई, मुझे जितनी वेनेजुएला चाहिए होगी मैं उतना दे लूँगा ताकि मुझे लाए। अब यूएस ने हम पे सैंक्शन लगा दिया कि इस देश से कोई क्रूड ऑयल नहीं खरीदेगा। तो अब बताओ, आपकी वेनेजुएला करेंसी मैं लूँगा? समझो एक वेनेजुएला करेंसी 500 का था, और बोलोगे नहीं 1000 दूंगा, नहीं चाहिए। 1500 दूंगा, नहीं चाहिए। 50,000 दूंगा, नहीं चाहिए। 1 लाख दूंगा, नहीं चाहिए। क्यों? अरे करूंगा क्या उसका? तुम 500 दो या 1 लाख दो, कुछ कर पाऊंगा? क्योंकि तुम्हारी कंट्री से तो मैं कोई चीज खरीदी। तो ऐसा सिचुएशन हो गया कि आज $1 के बदले 2.5 लाख वेनेजुएला करेंसी रेट हो गया ब्लैक मार्केट में, क्योंकि सरकार को पता चला साला फ्लेक्सिबल मार्केट में मेरी करेंसी की वैल्यू इतनी डेप्रिशिएट हो चुकी है कि उन्होंने फ्लेक्सिबल मार्केट ही बंद कर दिया। और ऑफिशियली जो रेट डिटरमाइन किया है वो है $1 इज समथिंग कुछ 300 या 400 वेनेजुएला करेंसी, जो कि अपनी करेंसी को बहुत ज़्यादा इन्होंने क्या कर दिया? री वैल्यू, क्योंकि सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई। हालांकि ब्लैक मार्केट में 2.5 लाख देके $1 मिलता है, ये सिचुएशन है। आया समझ गए? राइट। तो कोई भी कंट्री अपनी करेंसी को री वैल्यू नहीं करते। इज दैट क्लियर गाइस? तो रीवैल्यूएशन वर्सेस अप्रिसिएशन का फर्क क्या है? अप्रिसिएशन में भी एक्सचेंज रेट गिरता है, बट यहाँ पे एक्सचेंज रेट गिरने का कारण क्या होगा बताइए? मार्केट के क्या फोर्सेस बताइए? डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड कम सप्लाई, राइट। और इसमें सरकार के रिजर्व में कोई भी चेंज नहीं आता। कैन आई से रीवैल्यूएशन इज अ पार्ट ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट, अप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ foreign exchange is revaluation versus appreciation or devaluation versus depreciation. कोई डाउट? अभी तक हमने 4 चीज़ें की। पहली चीज़ हमने की गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। दूसरा हमने किया ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। तीसरा हमने किया डिवैल्यूएशन।
एंड चौथा हमने किया, यस गाइस, कहाँ थे हम? हाँ, गोल्ड स्टैंडर्ड हो गया था। एंड नाउ डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन। एक बार हम पहले मैनेज फ्लोटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। सो बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है मैनेज फ्लोटिंग का, राइट? अब देखो, कंट्री है ना, बार बार अपनी करेंसी को डीवैल्यू करे, रीवैल्यू करे, ये इन्वेस्टर्स और किसी भी बाहर की कंट्री के कंपनीज को अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज इट्स बेसिकली गवर्नमेंट इज इंटरफेयरिंग द एक्सचेंज रेट। तो ऑटोमेटिकली किसी भी इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए कंट्री कभी भी अपनी करेंसी को बार बार डीवैल्यू या रीवैल्यू नहीं करती। पर गवर्नमेंट ये टूल जरूर यूज करती है जिसको कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। एनीवन? फंक्शंस ऑफ आरबीआई में कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में, तब मैंने बताया था कि तुम्हें मैं फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में समझाऊंगा एक्चुअली कि मैनेज फ्लोटिंग होती क्या चीज़ है। समझो, लेट्स से फ्लेक्सिबल मार्केट में रेट डिसाइड किया है 80 का, कि 1 USD इज 80 INR। अब इसके दो पहलू हैं, 1 इज 75 एंड 1 इज 85। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट बोलता है कि सर जब तक रेट इस रेंज के अंदर हो ना, फ्लोट कितना हुआ, +5 और -5, जब तक रेट इस रेंज के अंदर हो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेट द मार्केट डिसाइड। एंड ये रेंज बहुत बड़ा रेंज है, 80 to 85 बहुत बड़ा रेंज हुआ। वैसे 70 to 80 to 75 बहुत बड़ा रेंज हुआ। यहाँ तक रेट रहती है तो मुझे कोई इशू नहीं है। पर सडनली क्या होता है कि वर्ल्ड मार्केट में कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जो एक्सचेंज रेट को बहुत ज़्यादा या तो डेप्रिशिएट कर देता है या तो अप्रिशिएट। अप्रिशिएट तो बहुत कम होता है, डेप्रिशिएट बहुत ज़्यादा कर देता है। सर ऐसा क्या होगा? अब सडनली अगर इमेजिन करो इजराइल और ईरान के बीच में वॉर हो जाए, पूरे मिडिल ईस्ट में बड़े लेवल पे वॉर हो जाए, फुल स्केल, तुम्हारा करेंसी है ना गजब लेवल तक डेप्रिशिएट हो जाएगा। किस बात के लिए? सर आप इंपोर्ट करते हो क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल के भाव बढ़ जाएंगे, क्रूड ऑयल के भाव बढ़ेंगे, तुम और डिमांड करोगे यूएसडी का, मार्केट में उसकी सप्लाई नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली रेट क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो इट्स वेरी क्लियर कि जब दुनिया में अनसर्टेन इवेंट्स आ जाते हैं ना, ऐसी सिचुएशन में करेंसी ना इस रेंज के बाहर चली जाती है, राइट? तो इमेजिन करो इफ माई करेंसी गॉट डेप्रिशिएटेड बियॉन्ड माई डिजायर लिमिट। मेरा डिजायर लिमिट क्या था बताओ? 85। उसके बियॉन्ड चला जाता है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इस रेट को वापस मुझे क्या करना पड़ेगा? गिराना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं अप्रिशिएट करना पड़ेगा। क्या करूं जिससे अप्रिशिएट हो जाए? गिराऊं कैसे एक्सचेंज रेट को? इमेजिन करो, इसको एक और एग्जांपल लेते हैं। ऑनियन है, ऑनियन का जनरली भाव 40 रुपये समझो किलो, कल कभी कभी हो जाता है ना मार्केट में 90 रुपये हो जाते हैं। तो फिर गवर्नमेंट क्या करता है? बफर स्टॉक से क्या करेगा? सप्लाई बढ़ा देगा। तो यही तो यहाँ पे करेगा, जैसा ऑनियन वैसा यूएसडी। मार्केट के डिमांड सप्लाई फोर्स तो एक ही होता है ना, कमोडिटी कोई भी हो। तो अगर यूएस डॉलर बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो जाएगा तो गवर्नमेंट उसकी क्या बढ़ा देगा बताइए? क्या चीज़ की सप्लाई बढ़ा देगा? यूएसडी की। तो ऑटोमेटिकली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या हो जाएंगे? सरकार के क्या हो जाएंगे? कम। बट अच्छी बात है ना, आपने बहुत ही हाई रेट में बेचे। कुछ बेचोगे आप 90 पे, कुछ बेचोगे 89 पे, कुछ बेचोगे 88 पे, कुछ बेचोगे 87, कुछ बेचोगे 85 पे, जब तक वो किस रेंज में नहीं आ जाता? एक्सेप्टेबल लिमिट। आया समझ? तो गवर्नमेंट क्या करेगा? सप्लाई बढ़ा देगा, पर सरकार के रिजर्व्स बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे? कम। पर यही रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाए, 60 हो जाए, तो पहली बात मार्केट डिसाइड कर रहा है ना, और मार्केट ने रेट को अप्रिशिएट किया है। अब क्यों टांग अड़ा रहे हो? अब क्यों वापस डेप्रिशिएट कर रहे हो हमारी करेंसी को? देश में एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए प्रोडक्ट्स बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, महंगे हो जाएंगे उनके प्रोडक्ट्स। तो रेट को वापस उस रेंज में लाने के लिए वापस अब अपनी करेंसी को क्या करना पड़ेगा? डेप्रिशिएट ही करना पड़ेगा ना गाइस। 60 से 75 लाना है, मतलब एक्सचेंज रेट को बढ़ाना है। क्या करूं? डिमांड बढ़ा दो। और ऐसे समझो ना, 60 में मिल रहा है, खरीदते रहो ना, क्योंकि सस्ता मिल रहा है तो खरीद लो, महंगा जा रहा है तो बेच दो। गवर्नमेंट यही करेगा ना। गवर्नमेंट यूएसडी क्या करता जाएगा? बाय करता जाएगा, जब तक वो रीजनेबल रेंज के अंदर नहीं आ जाता। और इसी को क्या बोलते हैं? मैनेज फ्लोट। फ्लोट को मैनेज करना। व्हेन द एक्सचेंज रेट
go depreciate beyond desired limit, government will increase the supply of US dollar, ड्यू टू विच द सरकार का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या हो जाएंगे, कम। और होना भी चाहिए भाई, ऊंचे भाव चले हैं तो बेच दो, नीचे भाव आए खरीद लो। इसको क्या बोलते हैं, इसका कम मैनेज फ्लोटिंग। इसको ना एक और नाम भी दिया जाता है, डर्टी फ्लोटिंग। सर इसको डर्टी फ्लोटिंग क्यों बोलते हैं? देखो सरकार रेट को इन्फ्लुएंस क्यों कर पा रहा है, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारा क्या पड़ा है, रिजर्व, चाहे वो यूएसडी का हो या आईएनआर का, तभी कर पा रहा है। सर और कोई होता है जिसके पास इतना सारा यूएसडी और आईएनआर हो? हाँ, बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स जैसे अंबानी, अदानी, ये लोग, टाटा वाले, इनके पास भी तो बहुत सारा है यूएसडी और आईएनआर है। ये भी तो रेट को क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस। और जब ये रेट को इन्फ्लुएंस करेंगे, ये क्यों करेंगे, अपने फायदे के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, इसका कम डर्टी फ्लोटिंग। जब आप रेट को इन्फ्लुएंस करते हो अपने फायदे के लिए तो उसे डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं, और जब आप देश के लिए करते हो उसे क्या वर्ड कहते हैं, मैनेज। सर इसको फिक्स एक्सचेंज रेट में डालें या फ्लेक्सिबल में डालें? द आंसर इज बोथ। क्यों सर? क्योंकि जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक फ्लेक्सिबल, जैसे ही रेंज के बाहर चला गया फिर गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है तो फिक्स्ड। इज दैट क्लियर गाइस? तो आज की क्लास हमारे यहीं तक। ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट क्लास हम एडवांटेज और लिमिटेशंस पढ़ेंगे फिक्स एक्सचेंज और फ्लेक्सिबल और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में। ठीक है।